तो डॉक्टर खुशवंत राणा सर जी, वेलकम। आइए, वेलकम स्वागत सर। है आपका। हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर जी, गुड इवनिंग। गुड नमस्कार, गुड इवनिंग। इवनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए। ओके सर, धन्यवाद। ओके ब्रदर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज हम लोग एक किस्म से रिवीजन भी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हम लोगों ने जो प्रॉपर प्रोसेस अभी तक करा है तो उस पर भी नज़र डालेंगे। स्लो प्रोसेस में ही करेंगे, क्योंकि राजा राम जी ने भी कहा था कि सर अभी फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा दोबारा से स्लो करके थोड़ा सा समझा दो। तो प्रॉपर वैसे ही चलेंगे। और राहुल सर ने भेज दिए थे, उनके ये सारे हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है राहुल सर, आपको ऐसे चलते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी एनएफटी बनाते हैं, जहाँ बनाना चाहते हैं, तो हम लोग एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। कोई भी वो इमेज हो सकती है, आपका आर्ट वर्क हो सकता है, ठीक है, आपकी खुद की इमेज हो सकती है, आपके किसी प्रोडक्ट की इमेज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनएफटी बनने से पहले वो एक इमेज होती है। हम एनएफटी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उस इमेज, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कह लो या पर्टिकुलर उस इमेज के राइट्स को, उसकी ओनरशिप को हम लोग अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग एनएफटी के प्रोजेक्ट में जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन यूज होती है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। ठीक है। और ब्लॉकचेन पे जो डाटा जाता है, वो डाटा हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसे कोई भी एडिट नहीं कर सकता। पहले जैसे हम लोग किसी भी उसका प्रोडक्ट का पेटेंट कराते थे। कोई गाना हो गया, उसका पेटेंट करा लिया। कोई फोटो होगी, उसका पेटेंट करा लिया। ठीक है, कोई लिरिक्स होगी, उसका पेटेंट करा लिया। मूवी होगी, उसका पेटेंट करा लिया। कोई ब्रांड हो गया, उसका पेटेंट करा लिया। किसी साइंटिस्ट ने कोई खोज करी है, उसने उसका पेटेंट करा लिया। तो पेटेंट में भी क्या था कि वो सेंट्रलाइज्ड है। वो एक कंपनी है, उस कंपनी, उस दायरे के अंदर जाके आप उस चीज को पेटेंट कराते हो। कल को उस कंपनी के साथ कुछ हो जाए, वो कंपनी क्रैश हो जाए, वो कंपनी कोलैप्स हो जाए, तो आपका डाटा भी वैनिश हो जाएगा। इसलिए वेब 1, वेब 2 के बाद ये वेब 3 का जमाना जो पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो, जो बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है। क्रिप्टो की इंडस्ट्री आ गई, कॉइन्स आ गए, फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई, और भी बहुत सारी चीजें, एनएफटीज आ गई, डेफी एप्स आ गई। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी, ये एकदम से जो इन्होंने बूम लेना स्टार्ट करा है, वो इस वजह से क्योंकि वेब 3 इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब वेब 3 का क्या मतलब है? वेब 3 का मतलब है कि सारा कंट्रोल आपके पास है, ओनरशिप आपके कंट्रोल में है। कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई मिडल मैन नहीं। जो आपका है वो आप ही का है। तो अभी ये इंडिया में इंट्रोड्यूस बड़ी स्लो प्रोसेस में हो रही है। हम लोगों ने बहुत एडवांस इस पे काम स्टार्ट कर दिया सीखने का, जिससे हमें ये फायदा होने वाला है कि आने वाले 6 या 8 महीने के बाद जो आप डिफरेंस देखने वाले हो मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, उसमें अगर आज आपने जो इनिशिएटिव लिया हुआ सीखने का, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? उससे आपको यह फायदा होने वाला है कि आप 10 कदम आगे चल रहे होंगे। क्योंकि जब कोई हॉस्पिटल या कोई बड़ी जिम, जिम जो होती हैं हमारी, जिसमें मेंबरशिप्स होती हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स जो अपने मेंबरशिप्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, बैंक हो गए, और जितने भी सरकारी प्राइवेट अदारे हैं, एजुकेशन सेंटर्स हो गए, जो कोई सर्टिफिकेट्स देता है, वो जो कोई डिग्रीज देता है, जो कोई लाइसेंस देता है, जो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देता है जिसको आप आज तक यूज करते आए हो, लेकिन उसमें आपने धांधली बहुत देखी है। किसी ने किसी का डुप्लीकेट बना लिया। आधार कार्ड है, वो भी डुप्लीकेट बन रहे हैं। पैन कार्ड है, किसी ने वो डुप्लीकेट बना लिया हुआ है। पासपोर्ट तक डुप्लीकेट बन रहे हैं। डिग्रियां, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बन जाते हैं। ठीक है, मेंबरशिप्स है वो डुप्लीकेट बन जाती हैं। ये सब इसलिए था वेब 2 की वजह से। तो यही चीज जो आप सीख रहे हो, ये जिस दिन आपको इन सभी अदारों को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इन सेक्टर्स को जिस दिन आपको पिच करने आ गया अपना प्रोडक्ट, उस दिन आपको इस एजुकेशन की वैल्यू की समझ आएगी।
कि ये एक्चुअली में एजुकेशन का पर्पस क्या है। एक कॉलेज का, एक कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके डीन को, उसके वाइस चांसलर को सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज से है कि उनकी डिग्रीज जो है वो फोटोशॉप के ऊपर, वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डुप्लीकेट बन जाती है और वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं है। वो इससे परेशान है। आपने उनको ब्लॉकचेन समझा दी। आपने उनको कहा कि आपके 1,000 स्टूडेंट्स हैं, आप इनके सर्टिफिकेट्स, इनकी डिग्रीज ब्लॉकचेन पे डालो और यहां से डाटा वेरीफाई होता है और यहां से ओनरशिप वेरीफाई होती है। जिस स्टूडेंट को आप ये ब्लॉकचेन पे डिग्री दोगे वो डाटा कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नोड्स के ऊपर काम करती है चीज। जैसे ही आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपना डाटा डालते हो, लाखों कंप्यूटर्स के ऊपर वो सेम फाइल, सेम कोड, सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो साइड डिटेल्स होती है वो सारे लाखों कंप्यूटर पे एकदम ही चली जाती है। अब वहां से एडिट करना पॉसिबल नहीं है। अब आपने डुप्लीकेसी को रोका और सोचो हमारे देश में और दुनिया भर में डुप्लीकेसी कितनी, मतलब एक्सेस पे पहुंच गई है। यही चीज का जब हॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर, रोनाल्डो, मैसी, शकीरा जैसे, इन सभी लोगों को जब ये चीजों का पता चला कि हमारी आर्ट हम खुद बेच सकते हैं और बीच में कोई मीडिएटर नहीं, और जितनी अमाउंट हमें चाहिए हम वो अमाउंट लिख सकते हैं और वो अमाउंट हमें साथ के साथ क्रेडिट हो जाती है, तब से वेब 3 को एकदम, वेब 3 की इंडस्ट्री में बूम आना स्टार्ट हो गया। जब करोड़ों रुपए की जो अपने क्या बोलते हैं NFT, अमिताभ बच्चन की सेल हुई, तो वहां से पता चलने लगा कि ओके ये मतलब जो लाइन है ये ऐसी है। बस फर्क इतना है कि जैसे वेब 2 में फेसबुक आया था तो हमें स्टार्टिंग में चलाना नहीं आता था, फिर इंस्टाग्राम आया, ज्यादा चलाना नहीं आता था, स्नैपचैट आया, नहीं चलाना आता था ज्यादा क्योंकि न्यू इंटरफेस था, जीपे आया, गूगल पे आया, ज्यादा चलाना नहीं आता था। तो धीरे धीरे यूज कर करके हम लोग यूजर फ्रेंडली बन गए। लेकिन उस रेस में हमसे पहले लाखों लोग उससे कमाई भी करने लग पड़े थे जब हमने उसको चलाना सीखा। कोई यूट्यूब के माध्यम से कमाई कर रहा, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से करने लग पड़ा, कोई टिकटॉक के माध्यम से करने लग पड़ा, कोई फेसबुक के माध्यम से करने लग पड़ा, बिजनेस भी आने लग पड़ा लोगों को बहुत सारा। तो हमने जब इतना शोर सुना ना, तो हम लोग अट्रैक्ट हुए कि चलो मैं भी आईडी बना लेता हूं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि हमारा डाटा, हमारी प्राइवेसी, ये किसी अदर सेंट्रलाइज कंपनी के हाथों में है। अगर कहीं सर्वर पे कोई दिक्कत आ जाए मार्क जुकरबर्ग के, तो ना तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना आपका इंस्टाग्राम चलेगा, ना आपका फेसबुक चलेगा, क्योंकि ये तीनों इसी के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्रोल में तो ये चीजें है ही नहीं है और हम सोच के बैठे हुए हमारे कंट्रोल में है। इसी तरीके से बैंक है। आप बैंक में जाओ, आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको 1 लाख कैश निकालना है और आप ही का पैसा है, लेकिन उस दिन बैंक का सर्वर डाउन है, क्या करोगे? वो तो कंप्यूटर पे काम करेंगे ना, तो आप क्या करोगे? वो सर्वर ही डाउन है उसका। इसका मतलब हम हमेशा ही किसके कंट्रोल में है? किसी दूसरी पार्टी के कंट्रोल में है। इसी चीज से बाहर निकालने के लिए वेब 3 आया। बिटकॉइन 100 से ज्यादा बार गिरा, लेकिन खुद ही 100 से ज्यादा बार वो खड़ा भी हो गया। इसके पीछे ना कोई कंपनी थी, ना इसके ओनर का पता, ना इसका कोई ऑफिस, ना इसके कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और आज की डेट में ब्लैक रॉक इसका ETF लेके लॉन्च कर चुका है अपने पोर्टल पे। वॉल स्ट्रीट का हिस्सा बन गया बिटकॉइन, जिसे लोग कहते थे ये तो टेररिस्ट मनी है। आज वो ब्लॉक
ब्लैक रॉक का मतलब मेन एक प्रोडक्ट है, और वॉल स्ट्रीट पे एंट्री कर ली क्रिप्टो ने अपनी मेन से। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, यहां पे नोवा एनएफटी खुद लगी पड़ी है, बंदे उसके ओनर लगे पड़े हैं, उसकी टीम लगी पड़ी है, इतने बुद्धिजीव दिमाग लगे पड़े हैं, लेकिन उनसे लिस्टिंग नहीं हो रही कंपनी। और बिटकॉइन आया जिसके किसी का कोई अता पता नहीं है, जिसको इतनी बदनामी मिली स्टार्टिंग में, जो इतनी बार गिरा, इतनी बार क्रैश हुआ, कोलैप्स भी हुआ, लेकिन 10 साल की जर्नी खुद ही करी उसने, और वो वॉल स्ट्रीट पे जाके रजिस्टर्ड हो गया। ये थी ताकत वेब 3 की। क्यों? क्योंकि जो उसका मेन इकोसिस्टम था सॉरी, वो था ब्लॉकचेन। बिटकॉइन में अपने आप में ताकत नहीं है, बिटकॉइन को चलाने वाली उस प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं पाया आज तक, और वो थी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या करती है? ब्लॉकचेन आपके आपके और दूसरे पर्सन के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देती। अगर बिटकॉइन आपका है तो वो पूरी तरह आपका है, दूसरे का कोई रोल नहीं। लेकिन जिस दिन आपके वॉलेट का सीड फ्रेज किसी दूसरे को मिल गया, तो बिटकॉइन उसका है। आप किसी कोर्ट कचहरी में भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी बड़ी पंचायत लगा लो, आपका बिटकॉइन आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। और मैंने अपने एक आर्टिकल में एक लाइन भी लिखी थी कि जिसके पास की है, असल में क्रिप्टो करेंसी का मालिक भी वही है। सिर्फ इतनी सी बात कि हमें ब्लॉकचेन में ध्यान रखना होता है वेब 3 में, बाकी सारा काम ब्लॉकचेन खुद संभालती है। इसी ब्लॉकचेन से, इसी ब्लॉकचेन को देखते हुए आज जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये काम वितालिक बुत्रेन ने करा था। आज जो हम काम कर रहे हैं, वितालिक बुत्रेन ने, जिसने एथीरियम बिल्ड करा, 19 साल का लड़का था। उसने देखा कि आम लोग बिटकॉइन को देख रहे हैं। उसने भी पहले बिटकॉइन को देखा, लेकिन उसने बाकियों से अलग होकर एक चीज देखी। जैसे आज आप लोग बाकियों से अलग होकर देख रहे हैं। बाकियों को एक अंगूठे पे क्लिक करने पे पैसा चाहिए, उस पैसे को क्या करना, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये कितना बड़ा समंदर है एनएफटी मार्केट, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये काम कैसे करती है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसके फायदे क्या हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं। इसके नुकसान क्या है, इससे कैसे नुकसान से बचा जा सकता है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। ऐसे उस टाइम पे किसी को भी ब्लॉकचेन से लेना देना नहीं था, बिटकॉइन से लेना देना था। जैसे आज टीयूएफटी टोकन की कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है ना, तो जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था, इसकी भी कोई औकात नहीं थी। बहुत कॉइन इससे पहले भी आ चुके थे। एक बंदे के सिंपल एक एक्शन से इसका जन्म हुआ था, और वो था कि उस बंदे ने फोरम पे मैसेज डाला कि मैं 10,000 बिटकॉइन दूंगा अगर कोई बंदा मुझे 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा मेरे घर पे डिलीवर कर दे। तो सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि वैल्यू नहीं थी। आज मैं बोल लूं कि मैं 1 लाख टीयूएफटी दे दूंगा, मुझे कोई ये चीज दे दे सस्ती सी, तो लोग हंसेंगे। और लोग शायद मुझे दें भी ना चीज, मैं पिज्जा भी मांग लूं, मुझे पिज्जा भी ना दे शायद टीयूएफटी के ऊपर। सोच के चलो, अगर ये मंच ना हो और आपको टीयूएफटी का कोई नॉलेज ना हो, बस ऐसे रैंडम आपको किसी ने बता दिया और आपने ले रखे हो, तो आप उसकी कितनी की वैल्यू समझोगे आज की डेट में, अगर मंच ना हो? कुछ भी नहीं। आप उसको मिट्टी समझोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी है नहीं। ले लिए किसी के कहने पे, रेट उसका बढ़ नहीं रहा।
और 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए लेके रखे हुए, तो अगर उसमें 0.50 सेंट का भी बढ़ोतरी होगी ना, तो आप जल्दी से निकाल दोगे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। और यही काम उस टाइम पे हो रहा था। और किसी ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसको 2 पिज्जा भेज दिए और उसने 10,000 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर कर दिए। ये वो पहली ट्रांजैक्शन थी जो पहली बार दुनिया में ब्लॉकचेन के सहारे से एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंची थी। जैसे आज आप यूएसडीटी सेंड करते हो एक दूसरे को, ये पहली बार हुआ था। और यहीं से इसका जन्म स्टार्ट हुआ ब्लॉकचेन का। और जब वितालिक ने ये चीज देखी कि यार इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी को लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ कॉइन से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बस। लेकिन भाई ये जो ब्लॉकचेन है ये तो अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है यार। तो फिर उसने एथीरियम लॉन्च करा, अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करी, अपना इकोसिस्टम लॉन्च करा, जो काम आज आप कर रहे हैं। आपने एनएफटी को देखा है, लेकिन आज आपकी क्रोस्टी कह रही है यार इसको समझते हैं। कल आप में से कौन कौन सा तीर मार देगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं होगा तीर कैसे मारोगे। और जिस दिन नॉलेज हो गया, शायद नोवा एनएफटी को देखोगे भी नहीं आप, क्योंकि उससे 10 गुना ज्यादा फंड तो आप एक दिन में बना रहे हो। तो क्या करना उसको देख के? वजह क्या है? नॉलेज। तो जब वितालिक ने ये स्टार्ट करा था, उसको भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था, किसी को भी नहीं मिलता। तो उसने जी ये इकोसिस्टम आपके साथ इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए उसके इकोसिस्टम के ऊपर आपकी एनएफटीज चलती हैं। जो इकोसिस्टम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था उस पे 2018 से आपके ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपर्स ने ये काम करना स्टार्ट करा था, क्योंकि उसने उनको वेब 3 का ऑप्शन दे दिया था। लोगों को पसंद आने लगा, डेवलपर्स को। अब उसके साथ जो दिक्कत आने लग पड़ी वो ये थी, गैस फीस। अब उसकी गैस फीस की कमी को देखा सीजी ने, चैंग पेंग जाओ, जिसने बाइनांस को बनाया, उसने उसकी उस कमी को देखा और उसने बीएनबी इंट्रोड्यूस करवा दिया आप लोगों के साथ, कि आप कुछ भी करें, ट्रेड करें, सेल करें, बाय करें, ट्रांसफर करें, जो मर्जी करें, आप बीएनबी की गैस फीस यूज करके कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इससे कम गैस फीस वाला कोई भी कॉइन नहीं है। उन्होंने ये करके लॉन्च कर दिया। और आज नोवा एनएफटी क्या कर रही है कि हम जो टोकन लेके आ रहे हैं वो दुनिया का सबसे कम गैस फीस वाला टोकन होगा। और अगर ये कर गई तो हाहाकार मच जाएगा ना टीयूएफटी का, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में लोगों को एनएफटी से नहीं लेना देना। ग्लोबल मार्केट से नोवा एनएफटी से कोई लेना देना नहीं है लोगों को। वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी लेके आ रही है। किसी को ब्लॉकचेन चाहिए होगी, वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन लेके आ रही है। तो किसी को ब्लॉकचेन चाहिए होगी, डेवलपर्स को ब्लॉकचेन चाहिए होगी, सस्ती और फास्ट। उनको क्या लेना देना ये एनएफटी का क्या काम करती है, वो ब्लॉकचेन यूज करेंगे। किसी को ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं होगा, उसके पास फंड होगा, वो फंड ट्रांसफर करना चाहता है। बीएनबी पे जो गैस फीस लगती थी उससे भी कम टीयूएफटी के साथ गैस फीस लग रही है, वो अपने आप ही मार्केट में टीयूएफटी ढूंढेगा। और किसी को एनएफटी से लेना देना होगा, किसी को इनके इकोसिस्टम से लेना देना होगा। ये होता है पूरा एक व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ रोड मैप। व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने लिख के रख दिया आपके सामने कि भाई मेरे दिमाग में ये चीजें हैं, मैं बोल के शायद नहीं समझा सकता, मैंने लिख दी, आपको जितनी समझ है इसमें से उठा लो। तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोग भी आज उस प्लेटफॉर्म को, उस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे ये सब चीजें चल रही हैं। और आज ये चीज कॉमन नहीं है इंडिया में, लेकिन कल जब ये कॉमन होने वाली है। क्यों? महाराष्ट्र में, बहुत सारी कंट्रीज में, स्टेट में, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रीज जो है ब्लॉकचेन पे आने लग पड़ी है। बहुत हम्म। स्लो आ रही है बट आने लग पड़ी है। अब खुद सोचो, वहां पे भी, उस स्टेट में भी कोई तो बंदा होगा जो कर रहा होगा ये। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी इस टाइम पे भाई। वो कल ही कर रहा है और आप लोगों की एंट्री हो जाए तो वो एक रजिस्ट्री पे करने के लिए मान लो 50,000 ले रहा है। आपने कहा भाई मेरे को 20 ही दे,
क्योंकि मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं अभी। और सोचो पूरे देश में कितनी रजिस्ट्री, आप देखोगे नोवा एनएफटी की तरफ, अगर आपको 10,000 या 20,000 के ऊपर भी एक रजिस्ट्री मिल जाए और 10 रजिस्ट्री आज आपको ब्लॉकचेन पे चढ़ानी है वेब3 के पोर्टल पे, और आपको लगने हैं सिर्फ 2 से 3 घंटे, और आपका कितना पैसा 2 से 3 घंटे में अंदर कर लिया। और इसके साथ आपको अदर प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कहीं भी बैठ के भी आप कर सकते हो, और कोई लेबर चार्जेस नहीं है। एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बस दैट्स इट। हम जब एडवांस कुछ करते हैं ना, तो लोगों की भीड़ नहीं जुड़ती। जब आप कर लेते हो, उसके बाद आपके साथ भीड़ जुड़ती है। अब लोग चाहते हैं बिटकॉइन मिल जाएगा, अब लोग चाहते हैं थीरियम कॉइन्स मिल जाएंगे, अब लोग चाहते हैं बीएनबी कॉइन्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आज वैल्यू टीयूएफटी की, नोवा की नहीं है। लेकिन जिस दिन इसने वो काम कर दिया जो बोल रही है, उस दिन इसके साथ जुड़ने वालों की भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन वो आपके लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप वो इन्वेस्टर हो जो उसके साथ तब जुड़े थे जब वो कुछ भी नहीं थी। ये डिफरेंस होता है। तो ये है वेब3, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इतनी बड़ी पावर है इसमें। इसलिए हम लोगों ने एनएफटी प्रोजेक्ट को चुना, क्योंकि एनएफटी प्रोजेक्ट को चुनने का रीजन ये था कि आपके साथ कोड भी इंट्रोड्यूस होता है, आपके साथ डिप्लॉय और रन करना, और वॉलेट्स को कनेक्ट करना, गैस फीस उसमें से जो लगानी है, कैसे गैस फीस लगती है, कैसे उसमें से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैदा किया जाता है, और कैसे उसको ब्लॉकचेन पे डाला जाता है, और कैसे बाद में उसको ओपन सी पे देखा जाता है। ये सारी चीजें इस सब में कवर होती हैं। और ये सब कवर होने के बाद, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक आपकी स्टडी सेम है सबकी। तो इमेज से लेके एनएफटी बनाने तक सबकी क्लास सेम होगी। लेकिन 10th के बाद आपका जो दिल करता है, कॉमर्स लेना है आपने, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग करनी है, आपने मेडिकल करना है, वो उसके बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। कोई ब्लॉकचेन की तरफ चला गया, कोई एनएफटीज की तरफ चला गया, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चला गया, कोई ओनरशिप की तरफ चला गया, कोई वेरिफिकेशन की तरफ चला गया। तो वो किसी भी लाइन में आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ही क्लास में ये सारी चीजों का नॉलेज मिल गया था। अब उसकी मर्जी है, वो जो से मर्जी पॉइंट को चुन के अच्छी इनकम जनरेट कर सकता। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। तो इसलिए हमने ये चीज चुनी थी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि हमारा सफर स्टार्ट कैसे हुआ था। और आज हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, काफी फक्र होगा कि वो अब इसके, मतलब ये कह सकते हैं कि सिटी के प्लेयर थे, अब वो स्टेट के प्लेयर बन गए हैं। स्टेट से हम लोग फिर नेशनल पे जाएंगे, और नेशनल से फिर हम लोग इंटरनेशनल पे जाएंगे। तो आज जो हमारे साथ सिटी के प्लेयर जुड़े हैं, वो ये हौसला मत छोड़ें कि हम स्टेट के नहीं बन सकते। आप लोगों को साथ में स्टेट के बनाने के लिए हमने ये लेक्चर दोबारा से आज स्टार्ट करा कि एक बार गो थ्रू हो जाए। तो इसलिए मैंने वो आपको पहले स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा एक बेसिक समझाया कि भाई ये चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको सही लगती है। और ये जो हमने इमेज सेलेक्ट करी है, ये मेरा कुछ विजन था, थॉट था। और आप एआई की मदद से किसी भी तरीके की इमेज को बना सकते हैं। ये मैंने अपनी बनाई थी, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मेरी 500 एनएफटीज है, तो मेरा कंसेप्ट कुछ और है। तो मैंने उस हिसाब से बनाई थी, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो पहले हम लोग एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका दिल करता है। ये कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट में शो नहीं होगा, ये सिर्फ आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे शो होगा। तो हमने फोल्डर का नाम रख लिया कॉइन अलर्ट जीनियस एनएफटी। उस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फोल्डर और बनाते हैं एसेट्स के नाम से। नाम आपको सेम रखने हैं, क्योंकि अगर आप नाम सेम रखोगे तो आगे जो मैं आपको कोड दूंगा उसमें आपको नेम चेंज करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना है। फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल बन जाओ, आपका जो दिल करता है आप वो कर सकते हैं। अभी के लिए
आपको आगे एरर ना आए, तो हर स्पेलिंग, हर चीज को आप एज इट ही रखोगे जैसे मैंने रखा। और ये स्मॉल लेटर्स में होता है, कैप्स कैप्स में कोई भी वर्ड नहीं होता। तो हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर हम एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग अपनी इमेज को डाल देते हैं। और उसके बाद इस इमेज का एक डुप्लीकेट करके बैकअप के लिए साइड में बाहर भी रख देते हैं। तो पहले ये काम करते हैं, हर एनएफटी बनाने से पहले आपको यही काम करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद उसके बाद आप जाते हैं पिनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर। आप गूगल पर सर्च करते हैं और आपको पिनाटा, फर्स्ट लिंक ही आपको पिनाटा का मिल जाता। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उसको लॉगिन करते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। और पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं, साइन अप करते हैं, डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद आप अपना लॉगिन करते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता स्टार्टिंग में। ऐड पे जाते हैं, फाइल अपलोड करते हैं और जो आपकी इमेज होती है उसको आप अपलोड कर देते हो। विद इन फ्यू सेकंड्स ये अपलोड हो जाती है और आपको ये सीआईडी नंबर मिलता है। अब हमने ये स्टेप क्यों करा? अगर यहां पे आप देखो तो आईपीएफएस, ये जो हमारी जो एनएफटीज होती हैं जो बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जब आपको आपकी एनएफटी दिखती है तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। अब ये ओपन सी के ऊपर ना तो आपकी इमेज अपलोड होती है और ना ही ऐसे करके आपकी ये डिटेल्स ओपन सी में आप कहीं पे भी मैन्युअली डालते हो। ओपन सी और ब्लॉकचेन, ओपन सी और ये ब्लॉकचेन, ये किसी भी तरीके से आपकी ना तो इमेज का डाटा अपने पास रखती है और ना ही आपकी जो डिटेल्स होती है उसको अपने पास रखती है। ये दोनों डाटा को फेच करते हैं कहां से? आईपीएफएस से। आईपीएफएस क्या है? जैसे गूगल सर अपना गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड सर्वर है, हम उस पर अपनी फोटोज रखते हैं, अपनी फाइल्स रखते हैं, अपना डाटा रखते हैं। वैसे ही आईपीएफएस एक सर्वर है जो नोड्स के ऊपर काम करता है। हम बैकएंड के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, बहुत ज्यादा कोड कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमें फ्रंट एंड के ऊपर स्मूथ कुछ स्टेप्स में हमारी फाइल सर्वर पे अपलोड हो जाए, उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जो हमें सामने से एक्सेस देते हैं। इजी, बहुत इजी था। मैंने गूगल पे पिनाटा लिंक डाला, मैंने साइन अप करा, मेरा अकाउंट ओपन हो गया, इजी टू यूज है। मैं ऐड पे गया, मैंने फाइल अपलोड करी और यहाँ पे फाइल अपलोड होगी और मुझे सीआईडी नंबर मिल गया। सीआईडी नंबर मुझे पिनाटा ने नहीं दिया, पिनाटा ने बैकएंड से सीआईडी नंबर मेरे लिए आईपीएफएस सर्वर से बनाकर मुझे सीधा साथ के साथ ही विद इन फ्यू सेकंड्स दे दिया। इसने कैसे पीछे से बनाया उस पर मुझे नहीं जाना, मुझे इसने इजी फॉर्मेट में दे दिया, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। 500 फाइल्स की लिमिट होती है इसमें, 500 फाइल्स बहुत होती हैं। तो आप ये 1 2 3 4 ऐसे करके फाइल्स को काउंट करता है। जब आपकी 500 फाइल्स कंप्लीट हो जाए या इसमें 1 GB डाटा है, या आपका 1 GB डाटा अपलोड हो जाए या आपकी 500 फाइल्स कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्लाउड फ्लेयर को यूज करा था। जब मुझे ये प्रॉब्लम पता चली थी तो मैंने स्टडी करा और मैं क्लाउड फ्लेयर पे चला गया, क्योंकि मैं पैसे नहीं खर्चना चाहता था। तो क्लाउड फ्लेयर पे मैंने अपनी 1000 एनएफटी अपलोड करी है विदाउट एनी कॉस्ट। फ्यूचर में जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीएफएस क्या करता है, पिनाटा क्या करता है। तो हमारा सारा डाटा इस सर्वर पे पड़ा होता है, इसे हमने सेफ रखना होता है। तो यहां से हमें हमारी जो है वो अपना क्या बोलते हैं, सीआईडी नंबर मिल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम गूगल पे जाके वीएस कोड डालते हैं और इस वीएस कोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फाइल पे जाते हैं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं
और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। और जब उस पर क्लिक करके अपलोड करते हैं एज इट ही हमारा फोल्डर ओपन हो जाता है। इस टाइम आपको काफी फाइल्स दिख रही हैं, लेकिन जब आप उस टाइम पे करेंगे तो आपको ये आपके फोल्डर का नाम दिखेगा, ये एक एसेट का फोल्डर दिखेगा और उसके अंदर इमेज दिखेगी। ठीक है, और इमेज के यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी इमेज को कि जो मैंने फोल्डर में इमेज रखी थी क्या वही इमेज मेरे को यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। ये थोड़ी देर में शो हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे इमेज आ गई। यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारा क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी, बड़ा सिंपल सा काम था। अब उसके बाद हम लोग सेम फोल्डर में जाते हैं अपने और दूसरा फोल्डर बनाते हैं मेटा डाटा के नाम से। ठीक है जी, स्मॉल लेटर्स में। और यहां पे हम लोग देखेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली आपको मेटा डाटा फोल्डर दिख जाएगा। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको ऐसे फाइल जैसे दिखेगा ऊपर, और आप यहां पे लिखेंगे 1.json। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपसे वो रूट पूछेगा कि 1.json आपको इस पूरे फोल्डर में कहां पे इंस्टॉल करनी है फाइल। तो मैं मेटा डाटा पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। वो ऑटोमेटिकली मेटा डाटा फोल्डर के अंदर 1.json फाइल को डाल देगा, जैसे एसेट फोल्डर के अंदर उसने इमेज को डाला। स्टार्टिंग में आपके पास यहां पे कोई कुछ भी कोड नहीं होगा। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जो कि ऑलरेडी मैंने टीम को दे रखा, तो आप ग्रुप से ले सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर देंगे, कोई भी आपको कोड दे देगा। अब ये जो कोड हम डालते हैं ये क्या है, अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं हमेशा कैसे देता हूं कि आपका एक स्कूल है या कॉलेज है, उसमें आपके पास 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों का नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि इन 100 के 100 बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड बनाओ। अब आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, एक फोटो, फोटो के साथ उसकी सारी डिटेल बच्चे की। अब आपकी फोटो तो आ गई, अब इस फोटो की कनेक्टिविटी 1.json फाइल के साथ हमने बनानी है। तो ये होगी बच्चे की फोटो, और 1.json फाइल क्या होगी, ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, ब्रैकेट से क्लोज हो जाती है। आपने सारा कोड एज इट ही डालना है, सिर्फ आपने वैल्यूज चेंज करनी है। जो कॉमास के अंदर है, सेमीकोलंस के अंदर, उसके अंदर की वैल्यू चेंज करनी है बस, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। तो नेम मैंने रखा हुआ क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम हैश 001। आपको जो पसंद है, आपको जो नाम अच्छा लगता है कि आप ओपन सी पे देखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन पे देखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का, अपने इमेज का, आप रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने इमेज के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या ब्रांड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है क्या, ये आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो इमेज दिख रहा है इसके आगे दिख रहा है IPFS, और उसके बाद 2 स्लैश, और उसके बाद ये कुछ कोड सा दिख रहा है आपको। यहां पे जब मैं आपको कोड देता हूं, यहां पे आता है रिप्लेस विद यूर CID नंबर। अब ये कौन से CID नंबर की बात कर रहा है कि भाई ये जो बच्चे की इमेज थी, ये मैंने कहीं सेव करी है और वो इसी बच्चे की इमेज डिटेल के साथ अटैच होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा कोई और है और डिटेल किसी और की हो जाए। तो इस बच्चे की इमेज मैंने सर्वर पे कहां पे रखी थी, यहां पे पिनाटा में। तो मैंने पिनाटा से इसकी सर्वर से इसका CID नंबर उठाया और मैंने यहां पे अटैच कर दिया। इसका मतलब इस इमेज को मैंने लिंक्ड कर दिया बच्चे की डिटेल के साथ। तो ये मतलब है CID का। पर्टिकुलर इस इमेज का जो डिटेल्स है वो यही इमेज का CID नंबर से मेंशन होगी, चाहे मैंने 1000 इमेज डाल दी हो, लेकिन जिस इमेज का CID नंबर डाला होगा बस वो ही उस डिटेल के साथ शो होगी।
एक्सटर्नल यूआरएल में आपके पास अगर वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी लाइन हटा दो। एट्रीब्यूट्स में आप बताते हो कि ओपन सी पे मेरी जो ट्रेड्स हैं वो कैसे दिखने चाहिए। तो आइडेंटिटी में आप वैल्यू चेंज करोगे बस। ऑफिशियली ब्रांड एम्बलम ये मैंने नाम रखा। एडिशन मैंने बताया कि ये जीनियस हैश 001 से स्टार्ट होना चाहिए। आप चाहो तो 101 से कर लो, 201 से कर लो, वो आपकी मर्जी है। सप्लाई में हमने बताया कि 1 of 1 एक ही बनेगी। हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो अभी हम लोग एक एनएफटी बना रहे हैं, और ये पहली एनएफटी हमारी, इसलिए हम इसको ना तो सेल करेंगे, ना इसको ट्रांसफर की परमिशन देंगे, ना इसको बर्न करेंगे, ना इसको कोई पब्लिकली मिंट कर सकेगा। ये एक ही बनेगी हमारी यादगार, और इसको हम हमेशा ही रखना चाहते हैं और हमेशा ही देखना चाहते हैं ओपन सी के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट मेहनत थी जो हमने ओपन सी तक इसको लेके गए। उसके बाद आगे फिर हम लोग बाय करने वाली, सेल करने वाली सब बनाएंगे। सप्लाई 1 of 1, स्टेटस नॉट फॉर सेल, पर्पस परमानेंट ब्रांड आइडेंटिटी होगी इसकी। क्रिएटर कौन है, क्वाइनलट, आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। ईयर 2026 में मैं इसको बना रहा हूं। तो अब क्या हो गया, इस बच्चे की इमेज के साथ हमने इस बच्चे की सारी डिटेल लिख दी। इसके फादर का नाम, इसकी क्लास, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, इसके घर का एड्रेस, इसकी मदर का नाम, इसका ब्लड ग्रुप, ये सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ रहा हो। अब इमेज का कनेक्शन तो हमने 1.json के साथ बना दिया, बट भाई 1.json का कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ओपन सी की, तो भाई यहां पे तो इमेज का कनेक्शन तो मैंने बना दिया, और इमेज का मैंने ट्रेड्स भी बता दिए, सारी चीजें जो मैंने आपको वहां पे बताई हैं। तो ये जो डिटेल है ये कैसे फैच होगी? इसी डिटेल का कैसे पता चलेगा? ब्लॉकचेन इसको कैसे फैच करेगा? तो उसके लिए क्या होगा, हमने जो मेटा डाटा के अंदर 1.json फाइल बनाई थी, ये वाली, हम इसको पिनाटा पे जाके 1.json फाइल को ऐड पे जाके, फाइल अपलोड पे जाके हम 1.json फाइल को अपलोड कर देंगे। अब हम मिलेगा दूसरा सीआईडी नंबर। दो अलग हो गए, इमेज का अलग हो गया, इसका अलग हो गया। और फिर मैंने जो आपको लिंक दिया हुआ है वो भी आप ग्रुप में मांग लेना। उस लिंक पे आप जाते हो या न्यू टैब पे वो लिंक डालते हो, और जो सीआईडी नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा था डेमो, वो हटा के आप ये वाला सीआईडी नंबर डाल के एंटर प्रेस करते हो, तो आपको आपका सारा कोड एज इट दिखना चाहिए। अगर एज इट दिख गया दैट मीन्स की वैल्यू ट्रू है, ये आपस में लिंक्ड हो गई सारी चीजें। और ये जो है ये आपका होता है टोकन यूआरआई नंबर, ये आगे आपको यूज आता है। तो ये आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद करता हूं इजी है और आपको समझ आ रहा होगा। इमेज आ गई बच्चे की, बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड बन गया। अब हम उसके बाद नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, एसेट मैनिफेस्ट, asset_manifest.json। अब ये फाइल क्या करती है, ये फाइल पहले, इसका पाथ क्या होगा, आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे asset_manifest.json, और जब ये आपसे पाथ पूछेगा तो आप अपने फोल्डर पे क्लिक करोगे, क्योंकि ये आपको बाहर चाहिए, किसी फोल्डर के अंदर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए फाइल बन रही है। जो आईटी में काम करते हैं, जैसे आज हमारे एक भाई जुड़े हैं आईटी में, तो उनको पता होगा बेहतर कि आईटी में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं वो सबसे पहले बैकअप की तैयारी करते हैं, सबसे पहले फाइल्स को बैकअप रखते हैं, हर चीज का बैकअप रखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को एक साइड पे लिखते हैं। क्योंकि
उनके पूरे प्रोजेक्ट में उनको इन चीज़ों की जरूरत बार बार पड़ती है। कई बार चीज़ क्रैश हो जाए तो सारा बैकअप आपके पास होता है, आप वहीं से दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हमें बार बार अलग अलग फाइल्स ना खोलनी पड़े, इसलिए हमने एक फाइल बनाई और हमने उसमें क्या लिखा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो लिख दिया, एडिशन क्या है 1 of 1, इमेज फाइल जो हमारी इमेज की फाइल का रूट है, रूट पाथ है वो क्या है, तो वो हमने मैसेज मेंशन कर दिया कि एसेट फोल्डर के अंदर इस नाम से मेरी इमेज पड़ी है। और उस इमेज का CID नंबर वो भी हमने मेंशन कर दिया जो हमने पिनाटा पे अपलोड करा था। ऐसे हमने पूछा बताया कि मेटा डाटा फाइल कहाँ है, कि मेटा डाटा फोल्डर के अंदर 1.json के नाम से फाइल पड़ी होगी। फिर हमने उसका CID नंबर बता दिया और फिर जो हमें टोकन URI नंबर मिला था IPFS वाला हमने वो डाल दिया और स्टेटस लिख दिया नॉट फॉर सेल और सेव कर दिया इस फाइल को। अब ये फाइल क्या हो गई, पहले एक बच्चे की आपके पास फोटो थी, उस बच्चे का आपने एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया, लेकिन आपके स्कूल में 100 बच्चे थे, ऐसे करके आपने 100 बच्चों का एक मतलब आइडेंटिटी कार्ड बनाए। और ये जो फाइल है जो अभी हमने डिस्कस करी है asset_manifest.json, ये फाइल काम करती है रजिस्टर का। अगर आपको एज अ प्रिंसिपल किसी बच्चे के बारे में कुछ जानना है, किसी को बुलाना है, तो आप रजिस्टर ओपन करके देख सकते हैं। किसी बच्चे के पेरेंट्स आपके पास आते हैं और वो आप अपने बच्चे की कोई बात रखने आते हैं आपके पास, तो आप सबसे पहले उनसे पूछते हो कि कौन सी क्लास में और क्या रोल नंबर है। तो वो जैसे आप अपना बच्चे का रोल नंबर बताते हैं तो आप क्या करते हो, आप रजिस्टर ओपन करते हो और वहां से फाइंड कर लेते हो और बाद में आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। उसके बाद हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं हम लोग स्क्रिप्ट्स। ठीक है, यहां पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट्स। और स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं वैलिडेट अंडरस्कोर, सॉरी ये एसेट स्लैश था नोट अंडरस्कोर, वैलिडेट अंडरस्कोर metadata.json। अब ये फाइल क्या करती है, ये फाइल टीचर का काम करती है। अब टीचर का क्या काम है कि स्टूडेंट की ये सारी फाइल्स चेक करनी, या ये कह सकते हो टीचर की जगह पे आपने ये सारा काम करने वाले के ऊपर एक मैनेजर रख दिया जो ये क्रॉस चेक करेगा कि पर्टिकुलर हर बच्चे का ID कार्ड बन गया, रजिस्टर में हर बच्चे का नाम चढ़ गया, इमेज सही आई है बच्चों की, तो ये इस चीज को चेक करेगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका ये काम है। अब मैं जो आपको ये कोड देता हूं आप एज इट ही डाल देते हो। तो मैंने कोड को पूरा समझाया था, अभी भी मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज फाइल्स हैं आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में डाल के, मतलब पूछ लेना आप, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आपको एक एक लाइन का मतलब समझाया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस फाइल की एक्सटेंशन है डॉट पाइथन, तो ये पाइथन फाइल को रीड करेगा, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू पाइथन की नहीं, तू जेसन फाइल को रीड करेगा। तो जेसन फाइल को रीड कराने के लिए मुझे इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैनेजर को चेक करना है अपनी नीचे वाली टीम का सारा काम, तो मैनेजर टीम के हिसाब से चेक नहीं करेगा। मैनेजर कुछ कमांड देगा और वो पर्टिकुलर फाइल्स लेके उसकी टीम उसके पास आएगी। टीम ने जैसे काम करा है मैनेजर वैसे चेक नहीं करेगा। मैनेजर ये नहीं देखेगा कि आपने एक एक ID कार्ड कैसे बनाया है, वो आपका काम था। मैनेजर कहेगा 100 ID कार्ड इकट्ठे मेरे पास लेके आओ। आगे वो 100 कार्ड इकट्ठे जो उसके पास आए हैं उसको वो कैसे चेक करता वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक एक ID कार्ड आपने कैसे बनाया वो ऐसे चेक नहीं करेगा।
वो सीधा आपसे रजिस्टर मांगेगा। रजिस्टर बनाया कैसे आपने वो उसमें नहीं पड़ेगा, वो आपका काम था। वो कहेगा पूरे का पूरा रजिस्टर मेरे को पकड़ा दो। तो इस फाइल का ये काम है। इंपोर्ट डॉट जेसन, हम इस फाइल को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को परमिशन देता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी जेसन फाइल्स पड़ी हुई हैं तू इसको रीड कर सकता है। कन्वर्ट कर इसको जेसन में, पाइथन में बैकएंड पे, और इसको रीड कर। फ्रॉम पाथ लिव इंपोर्ट पाथ, मतलब कि मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूं, ये पूरी यहां पे अगर आप देखो मेटा डाटा वन डॉट जेसन लिखा हुआ है, कि मैं तेरे को पूरी परमिशन दे रहा हूं कि तू प्रॉपर तरीके से मेरे डेस्कटॉप पे पूरा पाथ भी चेक कर सकता है। मैं तेरे को इसकी परमिशन भी दे रहा हूं। ये जो आपने पेरेंट्स वन लिखा है इसका मतलब ये है कि मैं तेरे को पूरा पाथ चेक करने की भी परमिशन दे रहा हूं। और ये हम क्यों करते हैं कि कल को जब हमने कोड लाइव रन करना है तो हम ऑफलाइन पहले इसको टर्मिनल पे रन करके देखेंगे कि किसी कमांड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहीं पे सॉल्व कर लें। ये ना हो कि लाइव चले जाएं और वहां पे दिक्कत आए और हमें यही ना पता चले अब दिक्कत कहां पे आ रही है। तो ये काम करने जा रहा है फाइल। ट्राई का मतलब, यहां पे हमने उसको कंडीशन बता दी थी, और ट्राई का मतलब है कि हमने कहा कि तू कर सकता है और मेरी तरफ से प्रॉपर खुली शूट है तेरे को। यहां पे हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि फेल मेटा डाटा वन डॉट जेसन फाइल नहीं मिली। तो हमने यहां पे इसको, यहां पे अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक अगर सारा कोड अगर आप ध्यान से देखो तो मिसिंग फील्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स, ये सिंटेक्स फेल, ये भी सिंटेक्स फेल। यहां पे हमने इमेज यूआरआई का सिंटेक्स दिए हैं, यहां पे भी फेल। यहां पे भी सिंटेक्स फेल आ गया इमेज का। ठीक है जी, यहां पे आईपीएफएस का आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेटा डाटा वन डॉट जेसन वैलिड है कि नहीं उसका आ गया। यहाँ पे नेम वैलिड है उसका आ गया। यहाँ पे इमेज यूआरआई का उसका आ गया। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है उसका आ गया। हमने इसमें उसको क्या कहा कि भाई ये सारा कोड मैंने तेरे को दे दिया, अब मैं तेरे को टर्मिनल पे कुछ कमांड्स दूंगा, उन कमांड्स को रन कर और मुझे रिजल्ट सारा निकाल के दे। अब जैसे आपकी टीम ने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप काम किया था, उसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना है। ऐसे नहीं कि आपने 10वीं या 5वीं कमांड पहले ही चला दी, आपने भी वन बाय स्टेप कमांड रन करनी है। तो इसके बाद कमांड रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप टर्मिनल पे जाते हो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हो, ऐसे कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब हमारी सबसे पहली कमांड जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि भाई सबसे पहले तो मुझे तू ये फाइंड करके बता कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो आपको यहां पे क्वाइन अलर्ट ब्लॉकचेन लैब एक ये फोल्डर दिख रहा है, और एक क्वाइन अलर्ट जीनियस एनएफटी ये फोल्डर दिख रहा है। तो मैं पहले इसको कह रहा हूं कि भाई पहले तू मुझे ये बता कि मेरा जो फोल्डर है वो कौन सा है। तो मैं PWD करके कमांड लिखता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, और रिजल्ट में मुझे ये क्या बताता है, यूजर एप्पल डेस्कटॉप क्वाइन अलर्ट जीनियस एनएफटी, मतलब राइट प्रोजेक्ट तुमने उठाया। अब मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है मुझे वो दिखा, तो मैं LS कमांड जो है वो टाइप करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब इसने मुझे उसके अंदर क्या बताया कि भाई डॉक्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, एसेट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, स्क्रिप्ट्स नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन से एक फाइल पड़ी हुई है, और मेटा डाटा के नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, डॉक नाम से फोल्डर है, एसेट नाम से फोल्डर है, मेटा डाटा नाम से फोल्डर है, स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर है,
और एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन नाम से एक फाइल है, बिल्कुल सही। सॉरी। अब उसके बाद हमारी थर्ड कमांड आती है कि भाई अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा है मुझे वो भी बता। फाइंड डॉट स्लैश मैक्स डेप्थ टू स्लैश टाइप एफ और हाइफन क्या बोलते हैं इसको और सॉर्ट। ये कमांड डाल के रन करते हो आप, तो आपको प्रॉपर वो बता देता है कि एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन और एसेट क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम इस फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ी है, मेटा डाटा के अंदर वन डॉट जेसन पड़ा है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर वैलिडेट मेटा डाटा डॉट पाइथन फाइल पड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल टेस्ट पास होता जा रहा है। जो मेरी टीम ने आइडेंटिटी कार्ड बनाया, जो इमेज लगानी थी यहाँ पे, जो रजिस्टर का काम था, सब कुछ सही जा रहा है। और मैक पे काम करने की वजह से कोड थोड़ा अलग है, विंडोज पे काम करने के लिए कोड अलग है, वो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया था। यहाँ पे हमारी टीम को थोड़ी सी परेशानी आई थी। फिर उसके बाद अब हम कहते हैं कि भाई ये सब कुछ तो हो गया ठीक, अब आजा इन फाइल्स के ऊपर। अभी तो तूने डेस्कटॉप पे जो जो मेरे फोल्डर्स पड़े थे उसका पाथ तूने बिल्कुल सही बता दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रॉम पाथ लिव इंपोर्ट पाथ ये वाली जो चीज थी, ये हमने इसको यही कहा था कि तेरे को परमिशन देते हैं कि तू हमारे सिस्टम से फाइंड कर सकता है पूरा पाथ, तो उसने करके दिखा दिया। अब उसके बाद हम उसको नेक्स्ट कमांड देते हैं कि भाई तू एक बार पाइथन भी अपने अंदर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। जिनके नहीं है वो डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पॉपअप आता है, आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो और उसके बाद ये आपको बताता है कि आपके पास पाइथन 3.9.6 वर्जन है। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि चल भाई अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पहले वन डॉट जेसन फाइल का बता कि तू क्या रिजल्ट निकाल के देता है। तो मैं नेक्स्ट कमांड डालता हूं, एंटर करता हूं, तो ये एज इट मेरे को पूरी की पूरी मेरी वन डॉट जेसन फाइल को निकाल के दिखा देता है। अगर आप यहां पे देखें तो वन डॉट जेसन फाइल एज इट ही ये मेरे को यहां पे निकाल के दिखा दी इसने। तो मैंने कहा ओके, डन है। इसके बाद मैंने कहा कि एसेट मैनिफेस्ट जो फाइल है, जो हमारा रजिस्टर है, उसके बारे में मुझे बताओ। तो इसने एज इट एसेट एसेट मैनिफेस्ट फाइल को एज इट ही मुझे बता दिया विदाउट एनी एरर। और अगर आप वैलिडेटर में देखें तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख रखी हैं कि अगर कोई चीज मिस हो, अगर मैंने सीआईडी नंबर नहीं डाला, अगर मेरे से कोई कोमा रह गया, कोई सेमी कोलन रह गया, कोई फुल स्टॉप रह गया, कोई ब्रैकेट रह गई है गलती से, और यहाँ पे उसने एरर नहीं दिखाया, लेकिन टर्मिनल में वो मुझे बता देगा कि आपका ये लिंक जो है वो इसके साथ अटैच्ड नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई तेरे अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है, एक बार तेरे को भी चेक कर लें। तो एंटर प्रेस करा और रिजल्ट में मेरे को दोबारा से वही कमांड मेरी जो है वो वापस आ गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एरर फ्री है, एरर नहीं है। उसके बाद मैंने वैलिडेट, ये जो हमारा वैलिडेटर वाली फाइल है, इसका एरर चेक करने की कोशिश करी। पहले तो मैंने उसका पाथ चेक करा, फिर एरर चेक करने की कोशिश करी कि भाई इसमें मुझे बता दे कुछ ऐसा, मतलब जो है ये स्क्रिप्ट वैलिडेट मेटा डाटा का है। तो इसमें इसने मुझे प्रॉपर डिटेल बताई कि मैंने इससे पूछा कि मुझे ये बता कि ये जो मेरी मेटा वन डॉट जेसन फाइल है ये वैलिड है कि नहीं। इसने पास करा, नेम पूछा, इसने नेम बता दिया, इमेज का सीआईडी नंबर पूछा, इसने वो बता दिया, और एट्रीब्यूट मैंने पूछे इससे कितने हैं, तो इसने मुझे बता दिया 7 एट्रीब्यूट्स आपके इसमें ऑलरेडी हैं। और लास्ट में मैंने इसको साइन अप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑफ करा, वाइंड अप करा, तो यहाँ पे 0 आ गया। दैट मीन्स कि जितना भी कोड मैंने रन करा उसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है। ये हमने टर्मिनल रन करा, ठीक हो गया यहां तक। उसके बाद हम लोग 2 फाइल्स बनाते हैं, और जिसमें होती है एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन और एक होती है एसेट मैन्यू, सॉरी,
एक होती है, दूसरी कहाँ गई, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फ्लो। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन और दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट फ्लो। इसके बारे में आपने जब कल क्लास ज्वाइन करी थी तो मैं यहां से एक्चुअली में समझा रहा था कि आज मैं इसको थोड़ा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो गई है। मैं मोटा मोटा ही बताऊंगा क्योंकि थर्ड चैप्टर है ये। और इसमें क्या था, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट फाइल्स हमने बनाई, इसका मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फाइल हमें बताती है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, और कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट बताती है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करेगा। इसी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फाइल हमें बताती है कि हमारा बच्चा है वो क्या करेगा, ये हमने सोचा है। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, स्कूल में जब एडमिशन करा रहे हैं उसकी, तो ये हमने सोच रखा। कॉन्ट्रैक्ट फ्लो वो स्कूल है, तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, इसलिए मैंने एक स्कूल सेलेक्ट करा। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन फाइल है वो डिजाइन रेडी करती है आपके बच्चे का, फाउंडेशन जिसे कहते हैं। उस फाउंडेशन पे टेक्निकली वर्क करती है कॉन्ट्रैक्ट फ्लो की फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी आर्किटेक्ट को ये नहीं बोलते कि भाई सीमेंट आपने उसको दे दिया, रेता आपने उसको दे दिया, सरिया आपने उसको दे दिया, सारा कुछ सामान आपने उसको दे दिया, मटेरियल, और आपने उसको कह दिया भाई घर बनाना स्टार्ट कर दे, और वो घर कैसे बनाएगा? क्योंकि उसको ना तो आपने फ्लोर्स बताए, ना उसको रूम्स बताए, ना आपने उसको बताया कितने वॉशरूम्स बनेंगे, ना आपने उसको पार्किंग का कुछ बताया, ना उस आपको कितने दरवाजे लगेंगे, कुछ भी नहीं आपने बताया, और आपने सीधा कह दिया कि भाई अपना मटेरियल सारा दे दिया, अब घर बनेगा नहीं बनेगा ना। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइल है ये आपका एक डिजाइन रेडी करती है जिसमें आप ये सारी चीजें मेंशन करते हैं, और यहां जहां आपको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, वहां वहां आप इसको चेंज करेंगे। और दूसरी जो फाइल है वो करती है इसका टेक्निकली फंक्शन के ऊपर काम, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लो वाला, कि ये कैसे डिप्लॉय करेगा। इसको हम कल बारीकी से और करेंगे क्योंकि आज बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 फाइल्स बनती हैं। अब 6 फाइल्स बनने के बाद हमारे पास लास्ट जो फाइल होगी वो होगी .sol फाइल। और वो फाइल मैंने यहाँ पे फोर्थ क्लास में रखी थी। अगर मैं इसको आज ही आपको ऐड करके दिखाऊं ना, तो जो अब हमारी लास्ट लेटेस्ट फाइल बनने वाली है, ये सब आपका बेस जब क्लियर हो गया, सब आपने सब मतलब आपने सब सेट कर लिया, फोटो आपने सेट कर ली, उस फोटो की डिस्क्रिप्शन आपने सेट कर ली, उसका रजिस्टर आपने मेंटेन कर लिया, उसके कोड को रन करके आपने देख लिया, उसके सीआईडी नंबर्स आपने निकाल लिए, उसका टोकन यूआरआई आपने निकाल लिया, उसको पर्टिकुलर हर चीज पे आपने डाल दिया। उसके बाद टर्मिनल रन करके भी आपने चेक कर लिया। फिर अपने पूरे प्रोजेक्ट का आपने डिजाइन रेडी कर लिया। फिर उस डिजाइन का फ्लो भी रेडी कर लिया कि ये बर्न होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके कितने टोकन्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, ठीक है, और ये मिंट होनी चाहिए पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जब आपने सारी चीजें सेट कर ली तब उसके बाद आप एक फिर फाइनल फाइल बनाते हो और जिस पे आप लिखते हो न्यू फाइल, ठीक है। और उसका नाम रखते, उसका रूट मैप तो नहीं ना होता कोई, मुझे एक बार चेक करना, इसका रूट मैप नहीं है कोई भी, ये सीधी बाहर ही आती है, ठीक है। आप फाइल पे जाते हो, न्यू फाइल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे फाइल का नाम डाल के इसको एंटर करते हो, ये आपसे पाथ पूछता है और आप इसको सिंपल क्वाइनलेट के फोल्डर पे रहने देते हो, क्रिएट कर देते हो। यहाँ पे देखिए क्वाइनलेट जीनियस एम्बलम डॉट एसओएल फाइल आ जाती है और ये हमारे प्रोजेक्ट की है मेन फाइल। और यहाँ से आप इसका कोड लेते हो और इसको करेंगे हम पेस्ट। अब ये जो भी आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया ना, ये वो टेक्निकली लैंग्वेज है जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज से सारा टेस्टिंग करके छोटे छोटे कोड्स बना के, छोटी छोटी ट्रेड्स दे के, एट्रीब्यूट्स दे के, स्क्रिप्ट्स लिख के, हर चीज फंक्शंस उसको दे के उसको प्रोफेशनली ब्लॉकचेन तक लेके जाने के लिए रेडी करते हैं।
और यहां पे ये रेडी होता है और यहां पे इसको आप इंस्टॉल करते हो, कंट्रोल एस करते हैं। ये है वो आपकी पूरी फाइल जो आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है वीएस कोड का। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा। ये जब हो गया फिर इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैं सारा आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा इसको बाद में। फिर टेस्ट होता है, फिर जब ये टेस्टिंग पास हो गई और यहां पे एक्चुअली में आपने सारा कुछ डिजाइन फंक्शनैलिटी मेंशन कर दी और आपको याद रहे, उसके लिए आपने ये फाइलें जो बनाई हैं, यहां से आप अपनी फाइलों को हमेशा याद रखते हो क्योंकि प्रोजेक्ट लेंथी हो जाता है। और ऐसा ना हो कि आपने पब्लिक मिंट बंद कर रखी हो और आपने कोड में वो चीज मेंशन नहीं करी डिजाइन में, और आप चले गए लाइव कहां पे, आप चले गए यहां पे, और यहां पे आप देख रहे हो .sol फाइल, ऐसे वो फाइल का कोड आपका यहां पे आता है। तो अब आपको समझ लगा जब मैं फर्स्ट डे आपको समझाता था कि ये सारी फाइलें आपके प्रोजेक्ट्स हैं, पर ये सारी फाइलें आपकी आगे नहीं जाती। इन सारी फाइलों का मिक्स होके एक फाइल बनती है जो मेन फाइल होती है, जिसमें आपने एक्चुअली में हर चीज लिखी होती है। ठीक है, वो फाइल होती है .sol। उस फाइल को आप लेके जाते हो रीमिक्स पे, और रीमिक्स पे लेके जाने के बाद यहां पे आप सारा कुछ लिखते हो, मिंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं तो पब्लिक मिंटेड बाय वॉलेट, तो मैंने यहां पे परमिशन दे रखी है कि किसी कोई भी पब्लिक मिंट इसको कर सकता है, जिसके पास वॉलेट है एथीरियम में वो कर सकता है, लेकिन आपके यहां पे नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने यही चीज उठा के रख दी हुई है, तो आपके कोड में वो ये नहीं है कि एरर देगा, लेकिन लाइव होने के बाद आप देखोगे कि यार मैंने मिंट बंद कर रखी थी तो ये तो मिंटो ही आ रही है, मैंने तो एक ही बनाई थी, ये तो 5 लोगों ने खरीद ली है। तो यहां पे जब आते हो फिर आप कंपाइल करते हो, कंपाइल होने के बाद फिर आप डिप्लॉय पे आते हो, और डिप्लॉय होने के बाद फिर यहां पे आप हर एक डिटेल फिल करते हो। यहां पे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, ब्राउजर एक्सटेंशन को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वॉलेट में मेटामास्क को सेलेक्ट करेंगे, इधर से मेटामास्क का पॉपअप आपको आएगा, आप उसको यस कर दोगे, वहां से आपका ये एड्रेस उठा लेगा वॉलेट का, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद ये सारे स्ट्रिंग्स हम डालते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स सारे डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं, एक एक चीज चेक करते हैं हम लोग। ओनरशिप चेक करते हैं, मिंट चेक करते हैं, ट्रांसफर चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तब हम इसको डिप्लॉय करते हैं, और जब हम डिप्लॉय करते हैं तब मेटामास्क से आपकी गैस फीस कटती है, और गैस फीस कटने के बाद आपको कल जैसे मैंने बताया था कि मेटामास्क के ऊपर कि ऐसे आपको आपके उस मेटामास्क मास्क में एनएफटी के ऑप्शन में एनएफटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और ये जो ब्लॉकचेन है इस पे आपका पब्लिक एड्रेस आ जाता है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, एज इट ही कि जो भी आपने एनएफटी को अपलोड करा था, यहाँ पे देखो पहले मैंने रिफ्रेश नहीं करा हुआ था, 12 डेज बता रहा था, अब ये बता रहा है 27 दिन। तो यहाँ से डाटा कभी चेंज नहीं होता, यहाँ 27 दिन हो गए हैं इस एनएफटी को पड़े हुए। इस तरीके से आपके एनएफटी की वैल्यू बढ़ती है, ये कितने दिन से पड़ी हुई है, ये कौन से ब्रांड की है, ये एनएफटी का विजन क्या है, ये कितनी पुरानी है, कितनी बार सेल और बाय हुई है, ये सारी आगे आने वाली चीजें हैं। और इसी तरीके से फिर आपको आपके एनएफटी ऐसे दिखती है, और जो जो आपने यहाँ पे डाला हुआ था वो सारा यहाँ पे ऐसे दिखता है, ना कि आप ओपन सी के ऊपर मैनुअली डालते हो। यहाँ पे आप कुछ भी मैनुअली नहीं डालते, आपने मैनुअली सब कुछ डाला वीएस कोड पे, बेस रेडी करा एक एक चीज का, फिर उसको लेके आए आप रीमिक्स पे आने के बाद इसमें यस करने के बाद फिर आप जाते हो इस तरीके से लास्ट में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अब किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। और